नमस्कार साथियों। देखिए आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी को हम लोग जो हमारी आर ओ की टेस्ट सीरीज चल रही है और जो कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत हमारा जो आज का चैप्टर होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगा। देखिए ये कोर्स हमारा फ्री चल रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो सके। देखिए इसकी जो आपको अगर पीडीएफ लेनी है तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर आपका उपलब्ध है, ठीक है ना। आप टेलीग्राम पर जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक, और वहाँ पर आप जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ हमारा डेली मेंस आम्फा राइटिंग का भी बैच चल रहा है, तो मेंस आम्फा राइटिंग भी आप ज्वाइन कर लीजिए। 2025 के लिए हम डेली अभी एक क्वेश्चन करा रहे हैं। 2024 का जो हमारा मेंस का बैच चल रहा है उसमें डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। वो हमारा पेड बैच है और 259 रुपये में वो पेड बैच है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखिए जैसे हमारी पृथ्वी है तो इसके अंदर तो हम लोग गए नहीं थे, तो उसी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानना है कि आखिर क्या 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 हो सकता है। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मानव के लिए क्या अदृश्य है अभी, अतः इसके संबंध में जानकारी प्राय अप्रत्यक्ष साधनों से ही प्राप्त हो सकती है। इन साधनों को हम 3 वर्गों में क्या करेंगे, विभाजित किया है, ठीक है ना। तो पहले जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को संबंधित प्रमाण कौन कौन से हैं, जैसे आपने देखा होगा अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में हम देखेंगे घनत्व, दबाव और तापक्रम। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में हम देखेंगे। अन्य ग्रह जैसे उल्कापिंड, उल्कापिंड के बारे में आप ये समझिए जैसे हमारी यहाँ पर ये पृथ्वी हम बना दें, पृथ्वी के जो आपका वायुमंडल में कोई अगर उल्कापिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अंदर आ रहा है, तो अब ये जब अंदर आएगा तो आधा जल जाएगा। मान लो इतना यहाँ से उल्कापिंड आ रहा है और ये जल जाएगा तो पृथ्वी पर जलते हुए इतना बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर जब गिरेगा तो इतना छोटा सा होगा। तो पृथ्वी में जो वैज्ञानिक होते हैं इस आधार पर अनुमान लगाते हैं कि जो उल्कापिंड है ये इन फ्यूचर में क्या रहा होगा, पृथ्वी के समान इसकी उत्पत्ति हुई होगी। और अब ये जल करके थोड़ा आधा बचा है, जब पृथ्वी में इतना आया था तो बाहरी आवरण तो इसका जल गया। तो फिर हम इसका अध्ययन करके क्या करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों की जांच करते हैं। उसके बाद जो प्राकृतिक साधन है, प्राकृतिक साधन में क्या रहता है, ज्वालामुखी क्रिया रहती है और भूकंप से संबंधित साक्ष्य रहते हैं। हमने देखा होगा लॉन्ग वेव से प्राथमिक वेव, सेकेंडरी वेव, लॉन्गिट्यूड वेव, ये सब आती हैं उसमें से। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में, इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। पहला हम देखेंगे घनत्व। देखिए जो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 है, जबकि भूपृष्ठ आपने देखा होगा जबकि भूपर्पटी का घनत्व कितना है, 3.0 है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी। क्लियर हो गया। घनत्व संबंधी प्रत्यक्ष प्रमाणों से निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के कोर का घनत्व ऊपरी क्रस्ट के घनत्व की तुलना में कई गुना अधिक है। आ गया। अब जैसे हमने देखा होगा हमारी जो पृथ्वी है तो यहाँ पर हमारा क्रस्ट मेंटल और ऊपर आ जाता है कोर। यहाँ पर क्रस्ट है, यहाँ पर मेंटल है और यहाँ पर कोर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोर का जो घनत्व कितना है आपका, 13.6 सर्वाधिक होता है। किसी किसी बुक में 15 भी दिया रहता है। और यहाँ पर क्या है आपका क्रस्ट है, तो क्रस्ट का घनत्व कितना है, आपने ध्यान दिया होगा 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो अगर इनका औसत घनत्व देखा जाए तो कितना है, 5.5। तो पृथ्वी की आंतरिक सतह पर जाने पर घनत्व में क्या होती है, बढ़ता है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद हम लोग देख लेंगे प्रेशर, दबाव। जो देखो घनत्व बढ़ेगा तो दबाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए घनत्व बढ़ने, दबाव बढ़ने से क्या रहता है आपका, घनत्व बढ़ता है। किंतु प्रत्येक चट्टान की दबाव सैनिक क्या होती है, अपनी एक सीमा होती है जिससे अधिक घनत्व तो नहीं हो सकता है, चाहे दबाव कितना ही क्यों न कर दिया जाए। अतः स्पष्ट है कि आंतरिक भागों की चट्टानें अधिक घनत्व वाले भारी पदार्थों से क्या होती हैं, बनी होती हैं। तो अंदर वाला आपने देखा, अभी हम पढ़ेंगे सियाल सीमन ईफे के बारे में तो क्लियर हो जाएगा। तापक्रम के बारे में आपको याद रखना है। टेम्परेचर सामान्य रूप से 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 अंश सेल्सियस की क्या होती है, वृद्धि होती है। इतना हम लोगों ने देख लिया। जब 32 मीटर आपके अंदर जाएंगे, ठीक है ना, तो 1 अंश सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान में वृद्धि दर में भी क्या आती है, गिरावट आती है। जैसे प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई पर प्रत्येक किलोमीटर में 12 सेंटीमीटर क्या होती है, वृद्धि होती है। आ गया। उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 अंश सेल्सियस
तथा उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 अंश सेल्सियस की क्या होती है, वृद्धि होती है। आ गया ना समझ में। हाँ, उसके बाद देखिए विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। आ गया ना। तो आपसे केवल कितना पूछा जाएगा, प्रत्येक 100 किलोमीटर की गहराई में कितना है, 12। तो यहाँ से मान लो जैसे 100 किलोमीटर है तो यहाँ पर 12 अंश सेल्सियस तापमान बढ़ा। उसके बाद प्रत्येक 300 मीटर, जब 300 मीटर चलेंगे, 300 मीटर की किलोमीटर की गहराई पर कितने से प्रत्येक किलोमीटर में कितना है, 2.2 अंश सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर में 1 अंश सेल्सियस की वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना आप लोग। आ गया। पहले ज़्यादा बढ़ता है फिर उसके बाद कम होता रहता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो साक्ष्य होते हैं, आपने देखा होगा पृथ्वी की ग्रहाणु परिकल्पना, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा ग्रहाणु परिकल्पना, जहाँ पृथ्वी का अंतरम क्या रहता है, को ठोस मानती है। वहीं ज्वारीय परिकल्पना तथा नीहारिका परिकल्पना पृथ्वी के केंद्र को तरल माना है। ये पूछा गया था एक बार, मुझे ध्यान नहीं, शायद IAS से पूछा गया था। जो ग्रहाणु परिकल्पना होती है पृथ्वी का अधिकतम जो कोर मानती है वो किसको मानती है, ठोस को। वहीं ज्वारीय परिकल्पना तथा नीहारिका परिकल्पना में पृथ्वी के केंद्र को तरल माना गया, बिल्कुल फैक्ट हो गया। अब इसके साक्ष्य देख लेते हैं। जैसे हमने देखा डायरेक्ट साक्ष्य, प्रत्यक्ष स्रोत। तो पहला हमने देखा था ज्वालामुखी। देखो ज्वालामुखी क्या है, मान लो जैसे ये क्रस्ट है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब पृथ्वी के नीचे तो मालूम नहीं, तो मान लो पृथ्वी के नीचे यहाँ पर कहीं मैग्मा भरा हुआ है, तो जो लावा होता है ना जब पृथ्वी के नीचे होता है उसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है ना। और यही मैग्मा जब वायुमंडल में आ जाता है तो जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर। और जब यही क्रेट मैग्मा ऊपर आ जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं, लावा। लावा दो प्रकार का होता है, एसिड लावा और बेसिक लावा, यानी कि अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। तो ये एक परत बना लेते हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा आ जाता है। अब समझना बात को, यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले तत्व या मैग्मा के आधार से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई कहीं ना कहीं में, पृथ्वी की गहराई में कहीं ना कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल अवस्था में है। इसी को मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। आ गया। यानी कि ये वाला देखो तरल है तभी तो ऊपर जा रहा है। और अभी हम ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जान जाएंगे कि जो यस तरंगे होती हैं सेकेंडरी वेव, ये भी द्रव अवस्था में नहीं जाती हैं, है कि नहीं, गायब हो जाती हैं। तथापि ज्वालामुखी के उद्गार से पृथ्वी की आंतरिक बनावट के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है। इतना हम लोगों ने ज्वालामुखी क्रिया से देख लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे भूकंप के साक्ष्य। देखिए जो भूकंप के साक्ष्य हैं, भूकंप विज्ञान, ठीक है ना, वह विज्ञान है जिसमें सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों का अंकन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, भूकंपीय तरंगों के अंकन का अध्ययन किया जाता है। ये एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में क्या होता है, पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इतना हम लोगों ने इसमें देख लिया। यानी भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों का अंकन कर अध्ययन किया जाता है, तथा यह क्या है, प्रत्यक्ष साधन है। अब देखिए इसमें इसके अनुसार जहाँ पृथ्वी की ऊपरी भाग ठोस है वही इसका आंतरिक भाग द्रव अवस्था में। यानी कि अभी हम जब भूकंप का अलग अलग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो हम लोग पूरी तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे। इसमें केवल समरी हल्की हल्की है, तो प्राइमरी सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूड वेव है ना, इनके माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद पृथ्वी में जो आपके रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतों के बारे में आपको देखना है। देखिए हम लोग RO के हिसाब से चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप भी है और मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और बहुत ज़्यादा आपका फैक्ट नहीं है, मतलब आपका मीडियम चल रहा है ये सब, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल हल्का भी ऊपर ऊपर नहीं है और ना बहुत गहराई पर है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय समिति और भूभौतिकी संघ, ठीक है ना, के शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 वृहद मंडलों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। जो निम्न है, पहला कौन सा है, क्रस्ट भूपर्पटी। यानी कि हम ऐसे कह दें अगर यहाँ पर हम लोग, तो ये ऊपर वाला भाग क्या रहता है, क्रस्ट, नीचे वाला मेंटल और उसके बाद आपका कोर, ठीक है। तो जो क्रस्ट होता है ऊपरी वाला भाग होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिस्ट एंड जियोग्राफिस्ट ने भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी बताई, ये 30 किलोमीटर मानी है। यद्यपि अन्य स्रोतों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में क्रस्ट की मोटाई लगभग कितना है, 70 किलोमीटर तक बताई गई है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपर्पटी को 2 उपभागों में बांटा गया, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है,
8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा निचले क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। घनत्व के अंतर के दबाव क्रम माना जाता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच घनत्व में यह असंबद्धता कोनार्ड असंबद्धता कहलाती है। देखिए इसमें जो फैक्ट आपको असंबद्धता दिया हुआ है तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग ये जैसे एक पृथ्वी की परत है उसके बाद एक परत ये है, तो इसके मध्य वाले क्षेत्र को असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता किसे कहा जाता है? जो दो पृथ्वी के परतें नहीं होती हैं, परतों के बीच के क्षेत्र को असंबद्धता कहते हैं, जो लाइन होती है। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिए आप लोग। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ, इसलिए इसे सियाल परत भी कहते हैं। देखिए एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए, अगर हम पृथ्वी में ऐसे बना दें ये, हाँ यहाँ पर, हाँ ठीक है, ऐसे ये, तो ये हमारा क्रस्ट हो गया और इधर ये वाला भाग हो गया मेंटल और यहाँ पर क्या आया आपका क्रोड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा हमने बताया यहाँ पर ऊपरी क्रस्ट, ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा तो ऊपरी क्रस्ट हो जाएगा और इसको निचला क्रस्ट बोल देंगे, निचला क्रस्ट। उसके बाद यहाँ पर मेंटल है तो ऊपरी मेंटल कर देंगे, ऊपरी मेंटल, और यहाँ पर निचला मेंटल, निचला मेंटल, और यहाँ पर कर देंगे ऊपरी क्रोड, क्रोड, और यहाँ पर कर देंगे निचला कोड, निचला कोड। तो यहाँ पर ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य कौन सा है? कोनार्ड असंबद्धता है, कोनार्ड। उसके बाद देखो ये निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल है कि नहीं है ये, तो इसमें क्या है? मोहो असंबद्धता, यानी कि निचला क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट में मोहो असंबद्धता। उसके बाद देखो ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल है कि नहीं, तो यहाँ पर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के मध्य रेप्टी गुटनबर्ग, रेप्टी आता है, रेप्टी असंबद्धता आती है। अब देखो यहाँ पे निचला मेंटल ऊपरी क्रोड है ना, तो यहाँ पर उसके बाद आ जाएगा गुटनबर्ग, गुटनबर्ग असंबद्धता, और ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड के मध्य क्या आ जाता है? आपने ध्यान दिया होगा लेहमन असंबद्धता। तो आपको ध्यान रखना है कोनार्ड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग और आपका लेहमन आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं मेंटल वाले पार्ट को। देखिए मैप में भी हम आपको दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए मेंटल। मेंटल में क्या होता है? क्रस्ट की निचली परत जहाँ भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है तथा यह बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। इससे निचले क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता का पता चलता है, जो चट्टानों और घनत्व को क्या करती है? परिवर्तन को दर्शाती है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? जैसे कोनार्ड हो गया, मोहो हो गया, रेप्टी हो गया, गुटेनबर्ग और लेमन। तो यहाँ पर देखो मैं अच्छे समझा दूँ, जैसे ये हमारा ऊपर वाला भाग इतना वाला, ठीक है ना, ये यहाँ से ये वाला, ये तो पूरा आ गया। तो यहाँ पर देखो ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट का ऊपरी वाला भाग आ गया ना, ये वाला। उसके बाद ये ऊपरी क्रस्ट हो गया और ये निचला क्रस्ट, इन्हीं के मध्य क्या सा है? कोनार्ड। अब निचला क्रस्ट और आपने देखा होगा और ऊपरी मेंटल, यहाँ पर कोनार्ड के बाद मोह संबद्धता। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के मध्य कौन सा है? रेप्टी। इसको मैं बना दूं, जैसे हमने ये हमारा क्रस्ट है तो ये ऊपरी क्रस्ट हो गया और ये निचला क्रस्ट हो गया। तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के मध्य कौन सा है? कोनार्ड। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखो क्रस्ट आ गया। अब क्रस्ट के बाद यहाँ पर मेंटल आएगा कि नहीं आएगा? तो ऊपरी मेंटल आ गया, ऊपरी मेंटल, तो यही वाला आ गया ना। ऊपरी मेंटल के मध्य आपने देखा होगा कौन सा है यहाँ पर, और निचला मेंटल रेप्टी। उसके बाद निचला मेंटल और वाय क्रोड में गुटनबर्ग, और वाय क्रोड और आंतरिक कोड में लेमन आपके क्या पाया जाता है? असंबद्धता पाई जाती है। और असंबद्धता मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इस असंबद्धता के बारे में बता रहा है। इस असंबद्धता की खोज 1909 में रूसी वैज्ञानिक ए मोहोरोविक ने किया था, अतः इसे मोह असंबद्धता भी कहा जाता है। मोह असंबद्धता से लगभग 29 किलोमीटर गहराई तक मेंटल का विस्तार है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% है, द्रव्यमान का 68% है। जो मेंटल वाला भाग है ना, जैसे हमने 3 देखा था, आपको बता दूं तो क्वेश्चन आ जाए सबसे ज़्यादा भाग किसका है? आपका मेंटल का है, ध्यान रखना। ठीक है,
हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेंगे मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ, अतः इसे क्या बोला जाता है, सीमा बोला जाता है। ठीक है ना। मेंटल को जी ने भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर पुनः 3 भागों मोह संबद्धता से 200 किलोमीटर, 200 से 700 किलोमीटर और 700 से 2900 किलोमीटर। एक चीज़ इसमें समझ लीजिए, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, रेप्टी असंबद्धता पाई जाती है। उसके बाद आ जाता है कोर। देखिए कोर में क्या है, निचले मेंटल के आधार पर पी तरंगों में अचानक क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिससे बढ़कर ये 13.6 प्रति सेकेंड हो जाती है। आ गया। यह चट्टानों की घनत्व में अचानक परिवर्तन को दर्शाती है, जिससे एक प्रकार की असंबद्धता होती है, जिससे क्या कहलाता है, गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर 6371 किलोमीटर गहराई तक के भाग को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। आ गया। वाह एवं आंतरिक कोर के बीच पाए जाने वाली घनत्व में क्या कहता है, असंबद्धता को किस नाम से जानते हैं, लेहमन असंबद्धता। यहाँ पर जो हमने मैप को दर्शाया था, तो यहाँ पर जो कोर होता है, तो कोर में ये ऊपरी कोर आ गया और यहाँ पर निचला कोर आ गया। ये दो भाई है, दो है ना, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। तो इन्हीं के मध्य का क्या बोला जाता है, लेहमन असंबद्धता। असंबद्धता कहते किसे हैं, जैसे मैंने बताया, दो परतों के मध्य के क्षेत्र को असंबद्धता बोला जाता है। कोर में सबसे ऊपरी भाग का घनत्व 10 होता है, जो अंदर जाने पर 12 से 13 तथा आंतरिक भागों में 13 से 16 ग्राम हो जाता है। अत्यधिक तापमान के कारण कोर को पिघली हुई अवस्था में रहना चाहिए, किंतु अत्यधिक दबाव के कारण बाहरी कोर तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। अब एक चीज़ समझो, कोर का आयतन जो होता है ना, संपूर्ण पृथ्वी का मात्र कितना होता है, 16% होता है, परंतु इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने परसेंट है, 32% है। आ गया। कोर के आंतरिक भागों में यद्यपि सल्फाइड व कार्बाइड की कुछ मात्रा रहती है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से होता है, इसलिए इसे क्या नाम देते हैं, निफे। आ गया। अब सोयस के अनुसार आंतरिक संकल्पना संरचना देख लेते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड सोयस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें विभाजित है, जिन्हें बोला जाता है ऊपरी सियाल। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना। परतदार शैलों के नीचे एक सियाल परत पाई जाती है, जिसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा होता है। जो हमारी परत होती है, जब हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर देखो, जैसे ये पूरा बना दिया पृथ्वी, तो यहाँ पर 3 परत ऐसे ऐसे बना देंगे, तो ये सबसे आंतरिक परत आएगी कि नहीं आएगी, तो यहाँ पर आपके सियाल हो गया। तो इसकी परत की रचना सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम से होती है, इस कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी सबसे ऊपरी परत को। उसके बाद आपने देखा मध्यवर्ती परत। मध्यवर्ती परत में क्या रहता है, सियाल के नीचे दूसरी परत की सीमा है। बनावटी रसायन बनावट की दृष्टि से इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इस कारण इसे सीमा कहा गया है। देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पर आ गया ना, ये जो सेकेंड परत होती है, इसको क्या बोलते हैं, आपके सीमा, सिलिका और आपने ध्यान दिया मैग्नीशियम। उसके बाद केंद्रीय भाग आ जाता है निफे, यानी कि पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत सीमा की परत के नीचे पाई जाती है। इसे निफे कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना निकेल तथा लोहा से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार यह अधिक घनत्व वाली धातुओं की बनी होती है, जिसके कारण इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। आ गया। अब पृथ्वी के क्रस्ट और यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो पृथ्वी का क्रस्ट है तथा संपूर्ण पृथ्वी है, इसके मध्य जो तत्व होते हैं, तो यहाँ पर हम समस्त पृथ्वी को देखते हैं। अब अगर बात करें समस्त पृथ्वी की, समस्त पृथ्वी में जो तत्व होते हैं, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, ध्यान रखना, तो सबसे पूरी पृथ्वी में क्या पाया जाता है, लोहा 35.5%, उसके बाद ऑक्सीजन 3.0%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 1.30% यानी 13%, सल्फर 2.9%, उसके बाद निकेल, फिर कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, ये आ गए। ठीक है ना। लेकिन अगर हम भूपर्पटी में बात करें, भूपर्पटी मतलब आप समझो जिसमें हम लोग रहते हैं क्रस्ट, जहाँ पे हमने पढ़ा था सियाल, ठीक है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता होती है, ऑक्सीजन की। उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका कौन सा है, लोहा।
उसके बाद कौन सा आया आपका कैल्शियम। यहाँ पर देखना भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा तत्व किसका है, ऑक्सीजन का, लेकिन समस्त पृथ्वी में कौन सा तत्व है, लोहा। ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक रहेगा, आप लोग इसको रीड कर लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा चट्टान का होगा, उसको भी हम लोग आज शाम तक आपको दे देंगे। ठीक है ना। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।